इंडिया में हर तरह की गाड़ी चलती है, पेट्रोल, डीजल, ईवी, एलपीजी, सीएनजी। बट इन गाड़ियों का आगे जाकर क्या होगा और आगे जाके कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल अगर कोई आता है तो वो क्या होगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि हर तरह के हमें फ्यूल टाइप्स मिल जाते हैं, बट प्रॉब्लम अब ये हो रहा है कि हमें पोल्यूशन कम करना है और पेट्रोल डीजल जैसे गाड़ियां बहुत ज्यादा मदद नहीं करते इस बारे में। पेट्रोल काफी पोल्यूशन कर देता है, तो BS6 स्टेज आ गई, पर BS7 तक हमें डीजल गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी अभी क्लियर नहीं है। बट इतने सालों से हम पेट्रोल डीजल सीएनजी वाले गाड़ियां ही चला रहे हैं, बट कोई और फ्यूल टाइप आ कैसे सकता है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल गाड़ियों में हमें पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है, हमें कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की भी जरूरत नहीं है। ईवी का तो हाल में नया ऑप्शन आ गया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बना नहीं है इंडिया में, तो ये सारे भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मानो या ना मानो, एक ही इसका ट्रूथ होने वाला है कि पेट्रोल डीजल सीएनजी इंटरनल कंबशन गाड़ियां ओवरऑल इनके चांसेस यही है कि ये शायद बंद हो जाए। इसके अलावा ग्लोबल ऑयल प्राइसेस भी हमारे फ्लक्चुएट हो रहे हैं। पेट्रोल के ऊपर नीचे होते हैं, डीजल के ऊपर नीचे होते हैं, क्रूड ऑयल का ही होता है वैसे तो क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल डीजल सीएनजी एलपीजी ये सारी चीजें हमें मिल जाती है। बट इसके वजह से एक सर्टेनिटी बनी नहीं रहती कि भाई आगे जाके हमारी पेट्रोल के प्राइस क्या कम होंगे, डीजल के प्राइस कम होंगे, ये नहीं बताते आता, क्योंकि काफी ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल होता है। हम कहाँ से ऑयल खरीदते हैं, कहाँ उसमें रिफाइन करते हैं, वो सारे चार्जेस भी आ जाते हैं। तो सर्टेनिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती और नए रेगुलेशन भी आ रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन तो कंट्रोल में रखना है, तो क्या ही करा जाए। फिर एक बार सीएनजी की भी बात कर लेते हैं। सीएनजी भी क्रूड ऑयल से ही आता है। क्रूड ऑयल में से जो हमारे गैसेस निकलते हैं, लास्ट में हमें सीएनजी निकल कर मिल जाता है। सीएनजी कंसिडर करा जाता है दोस्तों कि पेट्रोल और डीजल से एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है। ये हाँ, मैं मानता हूँ कि वैसे देखा जाए तो सच ही है, बट ऐसी भी बात नहीं है कि ये आगे जाके ज्यादा पॉल्यूट नहीं कर पाएगा। पॉल्यूशन वो भी करता है, बस कम दर्जे में, यानी पेट्रोल और डीजल से तो कम। मुझे लगता है डीजल सबसे ज्यादा पॉल्यूट करता है और सीएनजी कंपैरेटिवली सबसे कम। सीएनजी काफी छा गया है। अगर हम पिछले 10 साल के ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई सीएनजी ने काफी बड़े वे में कम बैक किया है। देखिए, गैस पे तो गाड़ी पहले भी चलती थी, बट सीएनजी अब भी पूरा पूरा हमें यूटिलाइज करने में मिलता है। क्या आपने 10 साल पहले सोचा होता कि हमारे बस और ट्रक भी सीएनजी पे चलते? नहीं ना। तो वही बात है, सीएनजी काफी छा चुका है। बस ट्रक तो काफी लंबे चले गए, तो आप क्या खुद भी सोच सकते थे कि हम सीएनजी पे हम खुद की गाड़ी खरीदेंगे? इसका एक मेजर एडवांटेज यही रहा है और लोगों का एडॉप्शन का कारण भी यही रहा है कि ये पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ता रहा है। ये अब सच नहीं है। पहले अगर आप देखोगे 50-60 रुपए में आपको सीएनजी हर केजी पे मिल जाता था, वहीं पे पेट्रोल तब तक 80-90 पहुंच चुका था ऑलरेडी। तो ये एक बड़ा गैप बन चुका था, तो लोगों ने तभी से अडॉप्शन शुरू कर दिया कि हमने भाई सीएनजी गाड़ी खरीदनी चाहिए। बट आज सीएनजी लगभग 85 रुपीज है, डीजल 90 और पेट्रोल लगभग 100 रुपए में मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट एक गैप जो है वो ब्रिज हो चुका है डीजल और सीएनजी के बीच। बट आज यही इसका कंसर्न है कि रिफ्यूलिंग का क्या करा जा सकता है। रिफ्यूलिंग में आज भी सीएनजी का 100% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं बन पाया। जैसे पेट्रोल डीजल का क्योंकि इतने सालों से हम यूज कर रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था। सीएनजी का धीरे धीरे बनेगा। सीएनजी में अलग अलग प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन पंप। अगर उनको पाइपलाइन मिल जाए तो ऑनलाइन पंप बन जाएगा, नहीं तो वो ऑफलाइन पंप ही रहने वाला है। प्रेशर की अलग बात होती है कि भाई आपके पास कितना प्रेशर है। अगर प्रेशर कम है तो कोई टंकी जो है वो फुल भी नहीं हो पाती। तो काफी सारे प्रॉब्लम जो है वो सीएनजी गाड़ी के साथ या फिर सीएनजी फिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो लिंक्ड होते हैं। बट हाँ, सीएनजी पे हम अभी भी पूरा पूरा गिव अप नहीं करने वाले। सीएनजी आज भी काफी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काफी अडॉप्ट कर रही है। मैंने काफी सारे कॉस्ट एनालिसिस करे, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि पेट्रोल वर्सेस सीएनजी जो है, सीएनजी में आपको थोड़ा बहुत रोड टैक्स में कंसेशन भी मिलता है, तो सीएनजी का जो पंप डालेगा उसको भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है, क्योंकि सीएनजी थोड़ा फ्यूचर में चलेगा व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल डीजल। डीजल तो शायद नेक्स्ट 10 साल में ना भी दिखे ना भी चले, बट पेट्रोल उसके बाद थोड़े साल चलेगा और सीएनजी उससे मे बी थोड़े साल और। बट इस सब चीजों में हमने एक जो है गैस हमने नहीं डिस्कस करा, जो कि है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी भी सीएनजी की तरह ही अडॉप्ट होने लगा। उसका भी यही था कि वो सस्ता था व्हेन कंपेयर टू पेट्रोल डीजल, तो तभी भी लोग, सीएनजी के पहले आया हालांकि एलपीजी,
तभी भी लोग इसी कारण की वजह से उसको बाय करते थे, यानी एलपीजी गाड़ियां जो है वो बाय करते थे। बट ओवर टाइम क्या हुआ कि एलपीजी फेड आउट हो गया, सीएनजी ने ज्यादा उसका ट्रेंड जो है उसका पकड़ लिया। एलपीजी के टैंक्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं बनाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर में आपका एलपीजी जो है वो इतना साइज स्टोर होता है, टंकी इतनी बड़ी होती है, तो इतना जो है आपको लेयर टैंक में बनाना पड़ता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा वो एलपीजी बहुत अच्छे से स्टोर भी करना पड़ता है। अगर आपने एलपीजी टैंक देखा होगा, हाथ लगाया होगा, तो आपको पता चल जाएगा वो टैंक जो है वो काफी ठंडा हो जाता है जब उसको यूज करा जाए। इसका कारण यही है क्योंकि वो इंटेंस प्रेशर जो है वो यूज करता है, जब भी वो प्रेशर निकल जाएगा वो ठंडा होते जाएगा, और अल्टरनेटिवली जब भी आप भरोगे वो गर्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। बट इसका लिमिट यही था कि एट द टाइम उसका मार्केट शेयर कम था। बहुत लोग नहीं कह रहे थे कि भाई हम जाके एलपीजी गाड़ी खरीदेंगे, जैसे आज के दिन में बहुत लोग कंसिडर करते हैं कि हम सीएनजी गाड़ी खरीदें। तो एलपीजी का फ्यूचर जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। अगर थोड़े बहुत गाड़ियां हैं तो आपको मिल जाएंगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें अवेलेबल नहीं है अभी भी। एलपीजी स्टोर करना भी एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है, तो एलपीजी फेड आउट ऑलरेडी हो रहा है। फिर है भाई ईवी। ईवी आप जानते हो, ईवी फ्यूचर है, ईवी आने वाला है। हमें पसंद हो या ना हो, उसकी बैटरी महंगी हो, मोटर महंगी हो, गाड़ी महंगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओवर टाइम ईवी आने वाली है, ओवर टाइम ईवी सस्ती भी होने वाली है, तो ये भी आप जान लीजिए। ईवी काफी ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडिया के कार मार्केट को। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने 115% इम्पोर्ट टैक्स से सीधे सीधे 100% टैक्स जो है वो घटा दिया है, 15% पे लाया है ईवी के लिए। और ये सिर्फ ईवी के लिए, कोई भी इम्पोर्टेड कार के लिए नहीं है, ताकि एक तो इसका कारण है इम्पोर्टेड ईवीज इंडिया में आ पाए। दूसरी चीज, भाई टेस्ला आ जाएगी इंडिया में, तो एक वो बड़ी बात होगी। ऊपर से जर्मन मेड टेस्ला हमें मिल जाएगी एट 15% प्रीमियम ओनली। हाँ, आपको शिपमेंट कॉस्ट वगैरह जो है वो भी देनी पड़ेगी, बट ज़्यादा बड़ा डिफरेंस वहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। फिर कंज्यूमर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव दिए हैं। हाँ, महाराष्ट्र में ये इंसेंटिव बंद हो चुका है। फेम 2 जो इंसेंटिव था, सब्सिडी थी, वो बंद हो चुकी है, बट थोड़े स्टेट्स में आपको मिल जाती है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अभी भी फेम 2 सब्सिडी जारी है, बट आपको एज अ कंज्यूमर फेम 2 नहीं मिलेगी। पहले टू व्हीलर्स के साथ ये बंद किया गया, फिर फोर व्हीलर्स के साथ, अभी मे बी आगे जाके कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी बंद कर दे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने काफ़ी वीडियो में यही कहा है कि हमारे पास नहीं है। अगर आप कहीं लंबा सफ़र करना चाहते हो, इमरजेंसी में अगर आपको गाड़ी चार्ज करनी पड़े, तो 1 घंटे आप क्या करोगे? हाँ, ये आज का सिनारियो है, बट आगे जाके इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ते जाएगा, अच्छा होते जाएगा, चार्जिंग स्पीड बढ़ते जाएंगे। फन फैक्ट, अगर आपको पता नहीं है, ऑडी ने अपवर्ड्स ऑफ 400 किलोवाट आवर का चार्जर लगवाया है मुंबई के बीकेसी में, बट ऑडी के पास ही गाड़ी नहीं है कि वो 450 किलोवाट आवर के साथ चार्ज हो पाए। तो ऑडी ने भी एक तरह से अगर देखा जाए तो वो फ्यूचर प्रूफ करने की कोशिश करी है। हाँ, इसके बेनिफिट्स तो यही है कि पोल्यूशन नहीं होता, बट मैन्युफैक्चरिंग में पोल्यूशन होता है। मे बी आगे जाके जो सप्लाई चेन जो है उसकी थोड़ी और एफिशिएंट बन जाए, जिससे पोल्यूशन कम होता जाए। और मार्केट का तो यही ट्रेंड है कि भाई ईवी अडॉप्ट होने वाला है, ईवी अडॉप्ट हो रहा है। आप भी किसी दिन अगर ईवी के अगेंस्ट हो तो किसी दिन आप भी ईवी खरीदोगे। मे बी आपके खुद की इच्छा से नहीं खरीदोगे, बट आगे जाके आपको खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन का मे बी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से सिटी या कंट्री में रहते हो। तो हाँ, फ्यूचर में यही है, ईवी आने वाली है, बैटरी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाएगा। बट हाइड्रोजन का क्या? गडकरी जी ने यही कहा था कि इंडिया में हाइड्रोजन लाने की कोशिश करेंगे, बट हाइड्रोजन का हुआ क्या है उसके बाद तो हमने कुछ सुना नहीं है। गडकरी जी एक ही आदमी है जिनके पास हाइड्रोजन की कार है, बाकी जनता क्या करेगी? बट कार लेकर भी जनता क्या करेगी जबकि हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन ही नहीं है? तो ये सोचने की बात बन गई। बट हाइड्रोजन का प्रॉब्लम मेन ये है कि हाइड्रोजन सोर्स करना बहुत मुश्किल होता है। आप बोलोगे पानी से तो बन जाता है, पानी से बन जाता है, बट वो फिर बनाने के लिए काफी पैसा लगता है, एक चीज। दूसरी चीज, वो बनाने के बाद स्टोर करने के लिए भी काफी एक्सपेंसिव होता है और चैलेंजिंग भी होता है। मे बी आगे जाके जो है ईवी के साथ हमने जो प्रोग्रेस किया है, वो हाइड्रोजन के साथ भी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, और हाइड्रोजन में भी आगे जाके हमारा एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल बन जाएगा। आज के दिन में हाइड्रोजन बहुत अर्ली स्टेज में है। हाइड्रोजन कार चलती ही फ्यूल सेल से है, तो बेसिकली जो वो फ्यूल सेल है वो हाइड्रोजन से चलता है, और वो फ्यूल सेल मोटर को पावर दे देती है। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये FCEV कहते हैं उसको, यानी फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। उसका भी मैं वीडियो जो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाइड्रोजन कार जो आएगी वो भी इसी वजह से हाई कॉस्ट भी होगी, तो ज्यादा लोग ले ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल जनता जो है आपकी जैसे मेरे जैसे, वो ले नहीं पाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों बायोफ्यूल्स की।
आज के दिन में अगर आपको पता नहीं है, आपके पेट्रोल के टंकी में 20% इथेनॉल है। आपको पसंद हो या ना हो, आपके गाड़ी में 20% इथेनॉल है, क्योंकि वो पेट्रोल के साथ ही ब्लेंड होकर आता है। वो ब्लेंड होने का कारण एक तो ये है कि पॉल्यूशन कम हो जाए, दूसरी चीज उसकी प्राइस कम हो जाए। हालांकि हमने प्राइस की ड्रॉप देखी नहीं है काफी सालों से अब, बट अच्छा नसीब है, मैं कहूंगा कि प्राइस बढ़ी भी नहीं है। तो मे बी अच्छी बात है, मे बी बुरी बात है, आप बताइए मुझे। बट इथेनॉल के साथ मुझे लगता है कि ओवर टाइम प्राइस कम होती जानी चाहिए। इथेनॉल जो बनता है वो हम कहेंगे कि काफ़ी ग्रीन तरीके में बनता है। वो बनाने के लिए भी हमें ज़्यादा पावर या फिर ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से बन जाएगा। दूसरी चीज़, जब वो हम जलाएंगे तब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बनेगी भी नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इथेनॉल होता है अल्कोहल। अल्कोहल से एक पार्ट तो आपका मिल जाएगा पानी, वो पानी निकलेगा थोड़ा बहुत आपके एग्जॉस्ट से। अब आज भी निकलता है वैसे, क्योंकि 20% तो आपका अल्कोहल ही है इसमें। तो फिर यही था दोस्तों, हमने काफ़ी सारे फ्यूल टाइप्स देख लिए। आज तो हमारे बायोफ्यूल चल रहे, ब्लेंडेड फ्यूल्स आगे जाके थोड़े बहुत आ जाएंगे, वो चलेंगे। डीजल थोड़ा मुश्किल है कि वो काफ़ी देर तक चले। मे बी डीजल गाड़ियाँ थोड़े दिन बाद बैन भी हो जाए, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करी है, और नए डीजल गाड़ियाँ जो आ रही है उनको सिर्फ 10 साल की फिटनेस सर्टिफिकेट दिया। तो ये सोचने की बात है। दूसरी चीज़, पेट्रोल आगे जाके फेड आउट होगा, बट आज के दिन में पेट्रोल बायोफ्यूल के साथ मिक्स होकर चल रहा है। ईवी ऑब्वियसली फ्यूचर बनेगा। हाइड्रोजन गाड़ियां दोस्तों मे बी हम थोड़े डेकेड्स बाद देखें, बट आएगी जरूर। और मे बी उसके रास्ते में हम थोड़े और अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी देख लें। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताना। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।